प्रबंधन हेनरी फेल के अनुसार प्रबंध करने का तात्पर्य अनुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन बनाना, आदेश देना या निर्देश देना, समन्वय करना, नियंत्रण करना। प्रबंध एक प्रक्रिया जो निर्धारित उद्देश्यों को प्रभावशाली कार्यकुशलता के साथ प्राप्त करता है। मैरी पार्कर फॉलेट के अनुसार लोगों से कार्य करवाने की कला ही प्रबंधन कहलाती है। प्रबंधन विशेषता मानवीय गतिविधि, मानवीय संगठन संबंधित सृजनात्मक, वित्तीय, सार्वभौमिक और सुस्थापित सिद्धांतों पर आधारित है। प्रबंध का क्षेत्र उत्पाद प्रबंध, उत्पाद बाजार मांग के अनुरूप विपणन प्रबंधन, उपभोक्ता की आवश्यकताओं इच्छाओं को पता लगाना। मानव संसाधन प्रबंध, भर्ती, चयन, प्रशिक्षण एवं विकास। वित्तीय प्रबंधन, वित्त के स्रोतों का पता लगाना। कार्य प्रबंध, कच्चे माल गुणवत्ता निर्धारण, आपूर्ति के स्रोतों का निर्धारण। कार्यालय प्रबंध, सूचना प्राप्त करना, फाइलिंग, जनसंपर्क, आंकड़े एकत्रित करना। विकास प्रबंधन उत्पादन, नई इकाइयों, नई विधियों का निर्धारण और लागत कम करना। गतिविधियों के अनुसार प्रबंध के क्षेत्र कार्य के अनुसार नियोजन, संगठन एवं कार्य का प्रबंधन, नियोजन, संगठन और नियंत्रण, लोगों का प्रबंधन, स्टाफिंग, निर्देशन, संचालन, प्रबंधन, उत्पादन, बेचना और खरीदना। प्रबंध का महत्व लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग करता है, कार्यकुशलता वृद्धि, गतिशील संगठन का निर्माण करता है और सहयोगी भावना विकसित करता है। व्यक्तिगत लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग करता है, सामाजिक विकास में सहयोग करता है। प्रबंध के स्तर टॉप, मिडल और लोअर। टॉप में बोर्ड के सदस्य, अध्यक्ष, जनरल प्रबंधक, फिर मिडल में प्रबंधक, वित्त, विपणन, उत्पाद और लोअर में LDC, UDC, फॉरमैन, पर्यवेक्षक, कार्मिक, मजदूर। टॉप लेवल प्रबंध के कार्य लक्ष्य निर्धारण करना, रूपरेखा तैयार करना, गतिविधियों को संगठित करना, संसाधनों एकत्रित करना, संगठन बनाए रखना और बाहरी लोगों से संबंध बनाना। मध्यम स्तर का है नीति निर्माण, व्याख्या करना, कार्मिकों को भर्तियों, चयन, अधीनस्थों को प्रेरित करना, अधीनस्थों को निर्देशित व नियंत्रित करना। निम्न स्तर प्रबंधन कार्य, कार्मिकों को शिकायत प्रस्तुत करना, अच्छी कार्य दशाएं उपलब्ध कराना, सुरक्षा को सुनिश्चित करना, मनोबल बढ़ाना, वस्तुओं गुणवत्ता को बनाए रखना। समाज के विकास के प्रबंधन भूमिका है गुणवत्ता युक्त वस्तुएं सेवाएं उपलब्ध कराना, नागरिक गतिविधियों में योगदान, आर्थिक धन में वृद्धि करना, रोजगार अवसर उपलब्ध कराना, समाज विकास वृद्धि के लिए पथ प्रदर्शक, संसाधनों अधिकतम सर्वोत्तम उपयोग करना, जीवन स्तर में सुधार करना। नेतृत्व वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति उद्देश्य प्राप्ति के लिए स्वैच्छिक कार्य करने हेतु प्रभावित करता है। नेतृत्व के 3 गुण चेस्टर बर्नआउट के अनुसार: नेता, अनुयायी, परिस्थिति। नेता गुण और व्यवहार से, अनुयायी क्षमता, योग्यता और परिस्थिति, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक। नेतृत्व के कार्य लक्ष्यों का निर्धारण करना, संसाधनों को एकत्रित करना, संसाधनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करना और गतिविधि को समन्वित करना। नेतृत्व के लक्ष्य में दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता, व्यवहार में परिवर्तन करता है। नेता व अनुयायी के मध्य संबंध स्थापित करता है, लक्ष्य निर्धारण करता है, लगातार सतत व्यवहार का हिस्सा है। प्रबंधक नेता मानते हैं। प्रबंधक नेता होता है क्योंकि वह लोगों को प्रभावित करता है। नेता प्रबंधक नहीं होता क्योंकि वह अनौपचारिक रूप से समूह लोगों को प्रभावित करता है। प्रबंधक औपचारिक सत्ता है, नेता अनौपचारिक है, जो लोगों पर विश्वास पर टिकी होती है। प्रबंधक लक्ष्यों प्रति निर्व्यक्तिक, नेता व्यक्तिगत रूप से लेते हैं। प्रबंधक नियोजन, निर्देशन, नियंत्रण व संचार कार्य करता है। नेता अभिप्रेरित, प्रोत्साहित एवं संसार का कार्य करता है। प्रबंधक औपचारिक संगठन संबंधित होते हैं, नेता अनौपचारिक औपचारिक दोनों संबंधित होते हैं। नेतृत्व की शैलियाँ। नेतृत्व शैली नेता के व्यवहार के एक प्रारूप है जो उसकी व्यक्तिगत विचारधारा है और उसके वातावरण से प्रभावित होता है। यही व्यवहार का प्रारूप अधीनस्थों को प्रभावित करने में काम लेता है। निरंकुश नेतृत्व शैली नेता अधिकार व शक्ति अपने पास रखता है, व्यक्ति में विश्वास नहीं रखता, स्वयं नीतियों का निर्धारण करता है। एक तरफा संप्रेषण, लाभ है कि तुरंत निर्णय और परिणाम जल्दी। कमियां है कि अधीनस्थों मनोबल निश्चयहीन की भावना और अधीनस्थों पहल क्षमता, रचनात्मकता उपयोग नहीं कर पाते। जनतंत्रीय या सहभागी नेतृत्व शैली अधीनस्थों के साथ विचार विमर्श करके दो तरफा संप्रेषण, सत्ता में प्रतिनिधि विकेंद्रीकरण करता है। लाभकारी संतुष्टि मनोबल उच्च स्तर का होता है। अधीनस्थों निर्णय क्षमता का विकास, सकारात्मक अभिव्यक्ति का विकास, हानिया समय ज़्यादा लगता है। नेता अधीनस्थों कार्य सौंप देता है और स्वयं उत्तरदायित्व मुक्त हो जाता है। ये तब अच्छा परिणाम नहीं देती जब नेता अधीनस्थों से परस्पर संपर्क बनाए रखता है। उपयोगिता जब कंपनी में कार्य संतुष्टि की आवश्यकता हो। निर्बाध नेतृत्व, इसमें नेता द्वारा अपने अधिकार और कार्यों को पूर्ण विकेंद्रीकरण कर लिया जाता है। नेता शक्ति व सत्ता में विश्वास नहीं रखता। अधीनस्थों में कार्य संतुष्टि मनोबल उच्च रहता है। अधीनस्थों विकास के अवसर मिलते हैं। अधीनस्थों पूर्ण क्षमता का उपयोग, हानियाँ नेता के सहयोग को अनदेखा कर देते हैं। अधीनस्थ और अधीनस्थ पर नियंत्रण न होने के कारण दूसरी दिशा में काम करने लग जाते हैं। उपयोगी जहाँ अधीनस्थ पूर्ण प्रशिक्षित या उच्च ज्ञानवान हो वहाँ। नेतृत्व के गुण: शक्ति, भावात्मक स्थिरता, मानवीय संबंध, ज्ञान, व्यक्तिगत अभिप्रेरणा, संप्रेषण कौशल, शिक्षण योग्यता, सामाजिक योग्यता, तकनीकी शिक्षण। नेतृत्व के सिद्धांत: परंपरागत विचारधारा, मान व्यक्ति विचारधारा, गुणमूलक विचारधारा, व्यवहारवादी विचारधारा में 2 है। ओंटारियो विश्वविद्यालय अध्ययन, इसमें संरचनात्मक पहल करने वाले और अंतर संबंध करने वाले, और मिशिगन में कार्मिक केंद्रित नेतृत्व और उत्पादन पर उन्मुख नेतृत्व। परंपरागत विचारधारा पहले मान व्यक्ति विचारधारा। नेता, इसके अनुसार नेता जन्म लेते बनाए नहीं जाते। एक मान व्यक्ति तो वही होता है जो हर दृष्टि से योग्य होता है, उसके कार्य नेतृत्व पर नहीं। समर्थक है थॉमस कार्लाइल। गुणमूलक सिद्धांत या विचारधारा, इसकी मान्यता है कुशल नेतृत्व नेता व्यक्तिगत संबंधी गुणों पर निर्भर करता है तथा ऐसी विशेषताएं गुणों व्यक्तिगत रूप से अध्ययन विश्लेषण किया जाता है। बर्नार्ड टी मिलिटरी ये समर्थक है। व्यवहारवादी विचारधारा, इसमें नेता के व्यक्तिगत गुणों को और उसकी विशेषताओं के स्तंभ पर उसके व्यवहार पर अधिक बल दिया जाता है कि अधीनस्थों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं और प्रोत्साहित करते हैं और उसके मध्य कैसे संसार को स्थापित करते हैं। व्यवहारवादी विचारधारा में 2 आते हैं।
पहले आता है OTO स्टेट विश्वविद्यालय। इसमें संरचनात्मक पहल करने वाला अधीनस्थों मध्य कार्य विभाजन की ऐसी संरचना निर्धारित या निर्माण करने की रुचि लेता है जिसमें संगठन से लक्ष्य आसानी से प्राप्त किए जा सके तथा वह नेता कार्मिकों से मानक के अनुरूप कार्य निष्पादन की अपेक्षा रखता है। अंतर संबंध स्थापित करने वाला नेता या विस्तार करने वाला, इसमें नेता अधीनस्थों के साथ मानवीय संबंध स्थापित करता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, अधीनस्थों की देखभाल करता है और उनका शुभ चिंतक होता है, संतुष्टि सुविधाओं का ध्यान रखता है तथा व्यक्तिगत समस्या समाधान सहयोग करता है। फिर आता दूसरा मिशिगन विश्वविद्यालय अध्ययन। इसमें रेंसिस लिकल्ट कर्मचारी अभिमुख नेतृत्व। इसमें नेता अधीनस्थों कामगारों मानव समझता है, भौतिक कलपुर्जा नहीं, मशीन कलपुर्जा नहीं, उनके सुख दुख का ध्यान रखता है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। उत्पाद उन्मुख, इसमें कार्मिकों को उत्पाद प्रक्रिया पुर्जा समझना, कठोर पर्यवेक्षण करना और उत्पादन स्तर को बनाए रखने पर बल दिया जाता है। फिर आता है स्थगित विचारधारा फिडलर की। यह सिद्धांत मानता है कि नेतृत्व विभिन्न स्थिति को बदलते कारकों से प्रभावित होता है, इसलिए एक स्थिति दूसरे स्थिति में भिन्न होता है। तो नेतृत्व प्रभावशीलता 3 तत्वों पर निर्भर करती है: नेता, अनुयायी, कार्य संरचना और नेता की पद स्थिति। जब ये तीनों तत्व अनुकूल होते हैं तब नेतृत्व की प्रभावशीलता अधिकतम होती है और यदि प्रतिकूल है तो प्रभावशीलता कम। करिश्मा नेतृत्व ऐसा नेतृत्व जिसमें नेता दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपनी संचार कौशल, प्रेरक शक्ति और आकर्षक व्यक्तित्व का उपयोग करता है। इसमें मूल रूप से 3 तत्व: नायकत्व, वीरता, द्विता, उच्चतम चरित्र। विशेषताएं: दूरदृष्टा, अद्भुत संप्रेषण कौशल, सहानुभूतिपूर्ण व संबंधात्मक, आत्मविश्वासी, आशावादी। समूह व्यवहार या ग्रुप व्यवहार। सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। समूह कहलाता है व्यक्तियों प्रकार प्रतिस्पर्धी, वे व्यक्ति जो सदैव प्रतिस्पर्धी व्यवहार रखते हैं। व्यक्तिवादी, ऐसे व्यक्ति संगठन या कार्य स्थल पर अपने व्यक्तिवादी दृष्टिकोण को आगे रखते हैं। सहयोगी, ऐसे व्यक्ति जो संगठन सहयोग दृष्टिकोण रखते हैं। समतामूलक, संगठन में सबके साथ समानता व्यवहार करते हैं। विशेषता: 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं। समूह सदस्यों के मध्य सतत रूप से प्रतिक्रिया चलती रहती है। समूह सदस्यों का व्यवहार समूह के मानक के अनुरूप होता है। समूह सदस्यों के मध्य संगतता होती है। समूह के सामान्य उद्देश्य होते हैं। समूह की सामूहिक पहचान होती है। समूह में अंतर निर्भरता होती है। समूह के विकास के चरण। टकमैन थ्योरी और स्टीफेंस रॉबिन्स। पहला उत्पन्नता, फॉर्मिंग। ये समूह निर्माण का प्रथम चरण है। इसमें अनिश्चितता के रूप में जाना जाता है क्योंकि समूह सदस्यों के मध्य उद्देश्य, कार्य संरचना, नेतृत्व को लेकर अनिश्चितता होती है। स्टॉर्मिंग दूसरा है। ये समूह दूसरा चरण है। इसमें संघर्ष का चरण क्योंकि इसमें समूह सदस्यों के मध्य अपनी अपनी भूमिका व एक दूसरे के प्रति व्यवहार में सहमति या असहमति को लेकर मतभेद होता है। सहजता या नॉर्मिंग समूह निर्माण का तीसरा चरण है। इसमें समूह के सदस्य पास आते हैं और एक संगत व्यवहार करते हैं। इन सदस्यों से ही एक नेता उभर कर आता है जो सभी सदस्यों आपसी विश्वास, दोस्ती मजबूत करता है और समूह की एक अलग पहचान बनती है। कार्य निष्पादन या परफॉर्मिंग। इस चरण में समूह की चर्चा संघर्ष के स्थान पर कार्य पूर्णता की ओर बढ़ती है। समूह का उद्देश्य कार्य उत्पादकता, सर्वोच्चता है, स्वतः है, स्थगन। यह समूह अंतिम चरण में कार्य पूर्ण हो चुका है। सदस्य समूह का विसर्जन करना अलग अलग होगा। समूह सदस्यों में मिश्रित प्रतिक्रिया, उद्देश्य प्राप्ति, खुशी और विसर्जन दुख। समूह को प्रकार: औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक सोच समझकर जानबूझकर जिस समूह का गठन किया जाए। औपचारिक और कार्यस्थल पर साथ साथ काम करने वाले कारण लोगों के मध्य स्वाभाविक स्वतः समूह का गठन हो जाता है। अनौपचारिक कहते हैं सामाजिक व मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उद्देश्य। औपचारिक समूह प्रकार: कमांड समूह। ये स्थायी समूह जिसमें प्रबंधक, पर्यवेक्षक, अधीनस्थ कार्मिक शामिल दिन प्रतिदिन संबंधित समस्याओं पर चर्चा करते हैं। टास्क ग्रुप, अस्थायी ग्रुप। कंपनी, संगठन और विशेष कार्यों करने के लिए इसका गठन किया जाता है। समिति, इसका गठन कुछ विशेष कार्यों, प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए किया जाता है। स्थायी व अस्थायी दोनों होते हैं। इसके साथ कंपनी के भीतर से या बाहर से दिए जाते हैं सदस्य। अनौपचारिक समूह प्रकार: मित्र मंडली, नजदीक मित्र होते हैं, एक स्थान विशेष से होते हैं, किसी विषय पर समान विचार रखता है, यानी इसके विचार में एक प्रकार संगतता होती है। रुचि समूह: यह उन लोगों का समूह होता है जिनकी एक समान रुचि होती है, संगीत में रुचि रखना। फिर आता संदर्भ समूह: ये लोगों का समूह जिनका व्यवसाय, योग्यता में विशेषता एक समान होती है। सदस्यता समूह: समूह वे सदस्य शामिल होते हैं जो उस समूह की सदस्यता लेते हैं, अतः जो उस समूह का सदस्य होगा वही इस सुविधाओं का लाभ लेगा। गुट या जत्था: ये एक छोटा समुदाय है जिसमें कंपनी के अलावा बाहर के लोगों को भी सदस्य बनाया जाता है। इसमें सदस्य संख्या सीमित होती है। इसमें सदस्यों के अपने सामाजिक मानक हैं और ये एकांक किसी को सदस्य नहीं बनाते हैं। औपचारिक में अनौपचारिक अंतर: उद्भव जानबूझकर और अनौपचारिक स्वतः स्वाभाविक रूप से उद्देश्य इसका कार्य पूर्ण करना। अनौपचारिक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता पूर्ति, इसका आकार विस्तारित या छोटे संकुचित। औपचारिक की स्थायी प्रकृति, इसके अस्थायी। औपचारिक दो तरफा संप्रेषण, इसमें ग्रेप बदीन कीथ डेविस के अनुसार। और नेतृत्व औपचारिक पद के साथ जुड़ा होता है। अनौपचारिक व्यक्तिगत गुणों व योग्यता पर आधारित। औपचारिक में पद स्थिति के साथ सत्ता और अनौपचारिक व्यक्तिगत गुणों पर आधारित होती है। फिर आता समूह व्यवहार: समान लक्ष्य वाले 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ आते तो एक समान व्यवहार करते। समूह व्यवहार कहलाता कारक। पहला समूह नेतृत्व: उन लोगों की गतिविधियां जो समूह के संगठन के लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग करें। संगतता मिलाप: समूह के सदस्य संगठित एवं सहयोगी रहते हुए प्रभावशाली तरीके से लक्ष्य प्राप्त करते हैं। फिर सदस्य अभिप्रेरणा: उचित अभिप्रेरणा यह सुनिश्चित कर सकती है कि समूह एक साथ कार्य करते रहें। समूह का प्रत्येक सदस्य अपनी अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाएं। समूह व्यवहार के घटक: समूह का व्यवहार समूह द्वारा निर्धारित परंपराओं व नियमों के अनुसार होता है। व्यक्तिगत भूमिका: व्यक्तिगत व्यवहार इस प्रकार का होना चाहिए जिससे समूह का उद्देश्य प्राप्त हो सके। वातावरणीय कारक: वातावरणीय कारक भी समूह व्यवहार के पक्षों को निर्धारित करते हैं। समूह दक्षता को
क्षमता को प्रभावित करते हैं। कार्य समूह को अलग अलग कार्य दिए जाते हैं। योगात्मक कार्य सभी सदस्यों द्वारा संपादित कार्य अर्थात सभी सहयोग पर निर्भर सरल प्रकृति कार्य जो व्यक्ति कम योग्य व्यक्ति भी कर सकते हैं। असंगत कार्य कार्यों करने के लिए अधिक योग्यता की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत व्यवहार किसी वातावरण में व्यक्ति द्वारा जो प्रतिक्रिया प्रत्युत्तर दिया जाता है उसे व्यक्तिगत व्यवहार कहा जाता है। व्यक्तिगत व्यवहार व्यक्ति के व्यक्तित्व अनुभव विचारधारा से निर्धारित होता है, इसलिए दो व्यक्तियों का समान परिस्थिति में एक जैसा व्यवहार नहीं होता। व्यक्तिगत व्यवहार प्रभावित करने वाले कारक व्यक्तिगत कारक जीवन संबंधी और मनोवैज्ञानिक कारक। जीवन से संबंधित शारीरिक गुण बलिष्ठ निर्बल दिव्यांग और आयु बाल्यावस्था किशोरावस्था प्रौढ़ युवा लिंग मानसिक योग्यता कार्य क्षमता की योग्यता वैवाहिक स्थिति विवाहित या अविवाहित व्यक्ति के व्यवहार में अंतर होता है। फिर मनोवैज्ञानिक कारकों में पहला व्यक्तित्व अंतर्मुखी बहिर्मुखी निर्णय क्षमता संचार कौशल समन्वयता अनुभूति सकारात्मक पॉजिटिव और नेगेटिव अभिवृद्धि एटीट्यूड किसी व्यक्ति वस्तु के प्रति मूल्यांकन मूल्य आचरण के मानक। फिर आता है वातावरणीय कारक आर्थिक कारक निर्धन बेरोजगार महंगाई और सामाजिक कारक जाति धर्म वर्ग भिन्नताएं परस्परताएं और सांस्कृतिक कारक रहन सहन राजनीतिक कारक अधिकार करते हुए स्वतंत्रता। फिर सांगठनिक कारक पहला संगठन की संरचना कठोर पद सोपान व्यवस्था आदेश की एकता निर्देश की एकता। फिर आता है नेतृत्व लोकतांत्रिक मुक्त और निरंकुश तंत्र। फिर प्रोत्साहन व्यवस्था मौद्रिक व अमौद्रिक प्रेरक दंड पुरस्कार कार्य संबंधित व्यवहार सरल प्रकृति पसंद का कार्य अदल बदल के कार्य व्यक्तिगत व्यवहार का मॉडल। पहला आर्थिक तार्किक मानव ये शास्त्रीय विचारधारा पर आधारित। इसमें व्यक्ति का व्यवहार आर्थिक तत्वों से प्रभावित होता है और व्यक्ति आर्थिक तत्वों पर तार्किक रूप से विचार करता है। सामाजिक मानव अर्थान प्रयोगों का निष्कर्ष व्यक्ति सामाजिक आवश्यकताओं से प्रेरित होता है और सामाजिक मानकों से प्रेरित होता है। संगठनिक मानव ये सामाजिक मानव को विस्तार सामूहिक गतिविधि द्वारा संगठन के लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं। व्यक्ति की समूह से पहचान एवं संबंधता होती है। स्वयं पहचान या आत्मविश्वासीकरण व्यक्ति आवश्यकता को क्रमिकता रखता है। शारीरिक पहचान आवश्यकता सुरक्षा सामाजिक आत्मनिर्भरता स्व पहचान जो स्व पहचान का लक्ष्य रखता है वह स्व निर्देशित स्व प्रेरित होता है। जटिल मानव के व्यवहार का वास्तविक चित्रण ये न केवल जटिल होते बल्कि परिवर्तनशील होते। समान परिस्थिति मानव भिन्न भिन्न व्यवहार कर सकता है। टीम निर्माण दल सीमित संख्या वाले व्यक्तियों का समूह है जिसमें संपूर्ण कौशल होता है जो सामान्य प्रयोजन एवं निश्चित लक्ष्यों के लिए पारंपरिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। दल निर्माण वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति प्रयासों को सामूहिक प्रयासों में बदला जाता है विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया। और दल में सदस्य संख्या कम होती है। समूह में किसी प्रकार आकार हो सकता है। दल कार्य निष्पन्न व्यक्तिगत या सामूहिक दोनों ही होते हैं। इसमें कार्य निष्पन्न व्यक्तिगत होते हैं। दल अपने लक्ष्य निर्धारण स्वतंत्र होता है। समूह अपने निर्धारण प्रबंधकों द्वारा दल जवाब देता है। सामूहिक व्यक्तिगत जवाब देता है। दल सक्रिय सकारात्मक इसकी सक्रिय नकारात्मक होती है। समूह दल के सदस्यों में संपूर्ण कौशल होता है। समूह इनमें आकस्मिक योग्यता या कौशल होता है। टीम की विशेषता टीम का उद्देश्य सामूहिक रूप से कार्य करना। सदस्य संख्या कम होती है। सक्रिय सकारात्मक संयुक्त उत्तरदायित्व सदस्यों में पारंपरिक विश्वास एवं सहयोग। टीम निर्माण प्रक्रिया पहला चरण परिभाषित उद्देश्य सामान्य उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिभाषित। टीम के लिए योग्य और कुशल व्यक्तियों का चयन गतिविधि को प्रारूप निर्धारित करना और सदस्यों की व्यक्तिगत सामर्थ्य की पहचान करना। व्यक्तिगत सामर्थ्य के अनुसार कार्य सौंपना। सदस्यों को प्रशिक्षित करना। कौशल का अभाव है तो प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना। टीम प्रयासों पर निगरानी और टीम के प्रयासों का मूल्यांकन करना। टीम के प्रकार समस्या समाधान टीम इसमें 5 से 12 कार्मिक होते हैं और उस विभाग से संबंधित होते हैं जिस विभाग में समस्या है। टीम के सदस्य को समय के लिए साथ मिलकर समस्या पर चर्चा करते हैं। उत्पाद गुणवत्ता कार्मिक कार्य कुशलता और कार्य दिशा में सुधार करना। स्व प्रबंधित टीम ये टीम कार्मिक के समूह जो तकनीक कार्यों को प्रबंधन एवं निष्पादन करने के लिए गठित किया गया है। इस टीम में विशिष्ट कौशल एवं योग्यता रखने वाले कार्मिकों को सम्मिलित किया जाता है। कार्यात्मक टीम जब टीम का निर्धारण संगठन गतिविधि और क्रियाओं के आधार पर किया जाता है जैसे वेद मानवीय संबंध विपणन अनुसंधान विज्ञापन एवं कार्य संवर्धन। प्रभावी टीम निर्माण की आवश्यक शर्तें प्रबंधकों को टीम के सहयोग वातावरण निर्मित करना चाहिए। कार्य पूर्ण करने के लिए कार्मिकों को योग्यता और कौशल होना चाहिए। टीम सदस्यों की भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए। प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत हितों के स्थान पर सामूहिक हितों पर बल देना चाहिए। टीम सदस्यों को प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहित एवं पुरस्कारित दंड प्रणाली होनी चाहिए। अभिप्रेरणा मोटिवेशन का अर्थ है उस मनोवैज्ञानिक उत्तेजना जो व्यक्तियों कार्य के प्रति प्रोत्साहित करती है कार्य पर बनाए रखती है अधिकतम संतुष्टि प्रदान करती है। अभिप्रेरणा में तो नकारात्मक प्रवृत्ति सकारात्मक प्रवृत्ति में बदलती है। कार्य निष्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। संगठन लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग वातावरण निर्माण करती है। कार्य में बदलाव दी तैयार रहती है। अभिप्रेरणा प्रेरक धनात्मक अभिप्रेरणा पुरुष का प्रशंसक आदि। मौद्रिक अभिप्रेरणा वेतन भत्ते बोनस लाभांश। अमौद्रिक अभिप्रेरणा मुद्रा का लोप कार्य सुरक्षा परिस्थिति कार्य उन्नति। और ऋणात्मक अभिप्रेरणा भय दंड के आधार पर व्यक्ति को प्रेरित करना। मौद्रिक अभिप्रेरणा और अमौद्रिक अभिप्रेरणा में अंतर नाप मौद्रिक अभिप्रेरणा नापा जा सकता है। अमौद्रिक को नहीं उपयुक्तता अधीनस्थ निम्न स्तर में मजदूर के लिए उपयुक्त है। मौद्रिक और अमौद्रिक या प्रबंधकों के लिए। संतुष्टि का स्तर मौद्रिक अभिप्रेरणा मूलभूत आवश्यकताओं पूर्ति होती है। इसमें उच्च स्तर की आवश्यकताओं पूर्ति होती है।
मुद्रा के रूप में देखा जा सकता है, इसको नहीं देखा जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। फिर अभिप्रेरणा के सिद्धांत परंपरागत और आधुनिक। परंपरागत भय दंड पुरस्कार और गाजर छड़ी, और आधुनिक में XY सिद्धांत आवश्यकता और द्विघटिक सिद्धांत। भय दंड सिद्धांत कर्मचारी दंड के भय के कारण कार्य करते हैं क्योंकि व्यक्ति कष्ट से बचना चाहता है। पुरस्कार सिद्धांत, ये सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है, कार्मिक तब से कार्य करेगा तब वह अपने कार्य के बदले में बराबर मात्रा में लाभ मिलता रहेगा। गाजर छड़ी का मतलब है कि कर्मचारी उनकी कार्य उत्पादक अनुरूप पुरस्कार तथा दंड दिया जाएगा। आधुनिक सिद्धांत XY सिद्धांत डगलस मैकग्रेगर, द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेस। एक सिद्धांत ये प्रबंध की शास्त्रीय विचारधारा से संबंधित, ये निर्देशात्मक प्रबंध से संबंधित, ये कार्य केंद्रित है। ये एक सिद्धांत मान्यता है कार्य के प्रति अरुचि रखता है, कार्य को टालने का प्रयास करता है, उदासीनता का व्यवहार करता है। महत्वाकांक्षा बहुत कम, परिवर्तन का विरोध और आत्मनिर्देशित वह निर्देशित होना पसंद करता है। ऐसे लोगों को प्रेरित करने के लिए दंड व बाह्य नियम पालन करना होता है। वायु सिद्धांत व्यवहारवादी भागीदारिता पर आधारित, अर्थात इसमें मानव केंद्रित व्यवहार होता है। वायु सिद्धांत मान्यता है कार्य करना पसंद करता है, स्वाभाविक रूप से लेता है कार्यों को, और जितना खेलना है वह आराम करना है, इनमें पहल क्षमता होती है, कार्य के प्रति प्रतिबद्धता होती है, वह जिम्मेदार लेना पसंद करता है। फिर आवश्यकता सिद्धांत मास्लो ने 1959, ये थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। मास्लो मान्यता है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठन का निर्माण करता है। मास्लो मानव के पास आधारभूत आवश्यकता बताई। ये विचारधारा इस मान्यता पर आधारित है कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं, वह इन आवश्यकताओं को संतुष्टि तो प्रयत्न करता है। स्व पहचान या आत्मा वास्तविकरण की आवश्यकता, इसमें आत्म आकांक्षा की उपलब्धि होती है। व्यक्तिगत आवश्यकता और सांगठनिक आवश्यकता एक संगठन उद्देश्य में प्राप्त होती है। महत्वाकांक्षी सम्मान की आवश्यकता, पदोन्नति, विशेष दर्जा, ये सांगठनिक है। समाज परिस्थिति बनी रही, व्यक्तिगत है। सामाजिक आवश्यकता, प्रेम, स्नेह, मित्रता, ये व्यक्तिगत है। और स्वादपूर्ण वातावरण, ये सांगठनिक है। सुरक्षा आवश्यकता, शारीरिक व आर्थिक रूप से सुरक्षित रहना, आय की स्थिरता, ये व्यक्तिगत है। और पेंशन, भविष्य निधि, जॉब, अभिविन्यास, ये सांगठनिक है। शारीरिक आवश्यकता, मूलभूत वेतन, ये सांगठनिक है। और रोटी, कपड़ा, मकान व्यक्तिगत आवश्यकता है। लोगों व्यवहार उनकी आवश्यकताओं से प्रभावित होता है। आवश्यकताओं का क्रम निर्धारण किया जा सकता है। एक संतुष्ट आवश्यकता के बाद असंतुष्ट आवश्यकता का जन्म होता है। अभिप्रेरणा का द्विघटिक सिद्धांत, हर्जबर्ग नाम शोध के निष्कर्ष आधार पर दो घटक बताए जो व्यक्ति की कार्य क्षमताओं को प्रभावित करता है। आरोग्य घटक, प्रेरक घटक। आरोग्य घटक, इसका संबंध कार्यों के बाहरी वातावरण से है, उनकी उपस्थिति असंतुष्टि को कम करती। प्रेरक घटक, इनका संबंध कार्य की विषय वस्तु से, उनकी उपस्थिति कार्य संतुष्टि को प्रदान करती है। आरोग्य नीति, प्रशासन, पर्यवेक्षणकारी दशाएं, अंतर व्यक्तिगत संबंध, विस्तृति, मजदूरी, सुरक्षा। प्रेरक उपलब्धि, मान्यता, उन्नति, उत्तरदायित्व, विकास, वृद्धि, कार्य स्वयं द्वारा और सुनतिपूर्वक कार्य। फिर आता है एप्टीट्यूड, अभिवृत्ति। सामान्य अर्थ में अभिवृत्ति मनुष्य एवं घटनाओं के संबंध में सकारात्मक मूल्यकारी विवरण है। हम किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या आदि के बारे में क्या महसूस करते हैं, ये हमारे अभिवृत्ति के द्योतक। अभिवृत्ति की व्यक्ति या वस्तु, घटना के बारे में अनुकूल या प्रतिकूल मूल्यांकन है। अभिवृत्ति सीखी जाती है अनुभव द्वारा या मूल्यांकन द्वारा। अभिवृत्ति संबंध किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना से होता है और अभिवृत्ति व्यवहार को प्रभावित करती है। अभिवृत्ति अपेक्षाकृत स्थायी होती है, अनुभूति या धारणा के आधार पर। अभिवृत्ति के तत्व या प्रकार, संज्ञानात्मक अभिवृत्ति, उपलब्ध सूचनाओं, विश्वास, ज्ञान, तथ्यों के आधार पर जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु और घटना के प्रति एक मत का निर्माण कर लेते हैं तो वह संज्ञानात्मक अभिवृत्ति कहलाती है। प्रभावकारी अभिवृत्ति या भावनात्मक अभिवृत्ति, जब भावनाओं को अनुभूति के आधार पर मत का निर्माण कर लेते हैं तो वह प्रभावकारी या भावनात्मक अभिवृत्ति कहलाती है। व्यवहारिक घटक, हमारी जैसी अभिवृत्ति होगी, हम वैसा ही व्यवहार करते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में आपको जो विश्वास होगा वैसी प्रतिक्रिया होगी। अभिवृत्ति निर्माण के घटक, सामाजिक अधिगम द्वारा, इसमें जो बालक हैं वह अपने माता पिता व परिवार के सदस्यों के व्यवहार से जो सीखता है उसी आधार पर अभिवृत्ति का निर्माण करता है। शिक्षण संस्थानों द्वारा, जहाँ व्यक्ति अध्यापन के दौरान विभिन्न शिक्षकों व पाठ्यक्रमियों के व्यक्तित्व से प्रभावित होता है और उन्हीं से अपनी अभिवृत्तियों का निर्माण भी करता है। व्यक्तिगत अनुभव से विभिन्न प्रकार के अनुभवों के आधार पर अभिवृत्ति का निर्माण करते हैं। संगठनात्मक घटक, व्यक्ति जिस संगठन कार्य करता है उसके विभिन्न घटक, उद्देश्य, नीतियाँ, संगठन का आंतरिक वातावरण, अनौपचारिक औपचारिक संबंध। व्यक्तिगत संबंधी घटक, संगठन में भिन्न भिन्न व्यक्ति के लोगों के संपर्क में आने से व्यक्ति अपने भीतरी वैसी भी अभिवृत्ति का निर्माण करता है। निम्नलिखित साधनों के माध्यम से मानव अभिवृत्ति परिवर्तन किया जा सकता है। नवीन सूचनाएं प्राप्त करते हुए उत्पीड़न व भय के माध्यम से मतभेद को दूर करके। मूल्य सामान्य रूप से नैतिकता से परिपूर्ण होते हैं और इसमें निर्णायक तत्व होता है, जिसमें किसी व्यक्ति का विचार भी शामिल होता है और क्या सही है क्या गलत है इस बात के इच्छित है, इसका निर्णय होता है। मूल्य जीवन के उद्देश्यों और उन्हें प्राप्त करने के लिए साधनों को परिभाषित करते हैं। मौलिक विशेषताएं, मूल्य व्यक्ति का केंद्रीय भाग होता है। मूल्य स्थायी और परिवर्तन विरोधी होते हैं। मूल्य क्षमता और नैतिकता के मानक होते हैं। मूल्य व्यक्ति, स्थिति एवं वस्तु विशेष सर्वस्व होते हैं, संस्कृति के भाग होते हैं। मूल्य मन में बैठे हुए ऐसे आदर्श होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। मूल्य का महत्व अभिवृत्ति व प्रेरणा समझने में मदद करता है। व्यक्तिगत व मूल्य प्रणाली व्यक्ति की धारणा को प्रभावित करती है। व्यक्तिगत मूल्य प्रणाली कार्मिकों व प्रबंधकों की क्षमता को प्रभावित करती है। मूल्य कार्मिकों का कार्य निष्पादन व कार्य संतुष्टि को प्रभावित करता है। मूल्यों प्रकार, अंतिम मूल्य, ये मूल्य प्राप्त करना व्यक्ति का उद्देश्य होता है। साधन मूल्य, इनके माध्यम से व्यक्ति अंतिम मूल्य प्राप्त किए जाते हैं। अंतिम मूल्य
आरामदायक जीवन, समानता, स्वतंत्रता, परिपक्व प्रेम, परिवार, सुरक्षा, आत्म सम्मान और बुद्धिमत्ता। साधन मूल्य, व्यापक दृष्टि, आज्ञाकारिता, विनम्र, उत्तरदायी, ईमानदार, सहायक। मूल्यों को प्रभावित करने वाले कारक, परिवार के माध्यम से लोगों को शिक्षा एवं मूल्यों की प्रक्रिया जारी रहती है और सिखाया जाता है क्या बुरा क्या सही है। समाज की संस्था, सामाजिक मूल्य व्यक्ति के मूल्यों को प्रभावित करते हैं। संस्कृति मूल्यों को प्रभावित करती है। व्यक्तिगत अनुभव, घटनाओं प्रति उसकी प्रतिक्रिया को दर्शाता है। व्यक्तिगत कारक, क्षमता, योग्यता, शिक्षा। संघर्ष प्रबंध, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। जब दो से अधिक व्यक्ति समूह परस्पर विचार और सहमति विरोधी मत रखते होती है, संघर्ष की स्थिति कहलाती है। और जब व्यक्ति ये मानता है कि समझता है कोई अन्य व्यक्ति उसके कार्य या वस्तु पर नकारात्मक प्रभाव डालते, तब दोनों के मध्य जो स्थिति उत्पन्न होती है संघर्ष स्थिति के कारण संगठन सदस्यों के मध्य मत भिन्नता या लक्ष्य भिन्नता, लक्ष्यों की व्यवस्था में भिन्नता, अत्यधिक अपेक्षा रखना, संगठन साधनों की सीमितता, कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भरता, क्षेत्र अधिकारी अस्पष्टता, अपर्याप्त व दोषपूर्ण संप्रेषण, व्यक्तिगत गुणों में भिन्नता। संघर्ष के संबंध में दृष्टिकोण, परंपरागत मानव संबंध, अंतरानुवादी। परंपरागत दृष्टिकोण, संगठन के लिए संघर्ष नुकसानदायक, इनसे बचना चाहिए और इनका ध्यान संघर्ष समाप्ति पर रहता है। मानव संबंध दृष्टिकोण, संगठन में संघर्ष स्वाभाविक है, इसे टाला नहीं जा सकता। अंतरानुवादी दृष्टिकोण, यह आधुनिक दृष्टिकोण है। संघर्ष समूह सकारात्मक बल के रूप कार्य करता है, समूह प्रभावी कार्य निष्पादन में सहयोग करता है। संघर्ष के निष्कर्ष, क्रियात्मक या सकारात्मक, अक्रियात्मक, नकारात्मक। क्रियात्मक यही लक्ष्य प्राप्ति में, कार्य निष्पादन में वृद्धि, निर्णय की गुणवत्ता में सुधार, रचनात्मक नवाचार बढ़ावा देता है, रुचि जिज्ञासा बढ़ाता है, स्व मूल्यांकन व बदलाव का वातावरण सृजित करता है। अक्रियात्मक, नकारात्मक कार्यों को बाधित करता है, कार्मिकों में अलगाव उत्पन्न करता है, समूह प्रभावशीलता में कमी, संप्रेषण कमी आ जाती है, समूह एकता का अभाव, कभी कभी संघर्ष ऊपर संगठन के उद्देश्यों से भी ऊपर चला जाता है। संघर्ष के प्रकार, रचनात्मक संघर्ष, संघर्ष संगठन में इस प्रकार का वातावरण निर्मित करता है जहाँ पर महत्वपूर्ण विषयों पर खुलकर वाद विवाद होता है, जिसके फलस्वरूप योजनाओं, नीतियों और कार्य पद्धतियों में मानसिक सुधार होता है। इस प्रकार संघर्ष को रचनात्मक संघर्ष कहते हैं। विध्वंसक संघर्ष, यह वह संघर्ष है जहाँ संगठन के सदस्यों में एक दूसरे के विरुद्ध गतिविधियों में लिप्त होते हैं और ये गतिविधियां निर्बाध रूप से चल रही होती है। इस प्रकार संगठन उद्देश्य प्राप्त करने में वह मिलजुल कर कार्य करना दुष्कर हो जाता है। संगठनात्मक संघर्ष, बड़े संगठन ढांचों से इस प्रकार होता है जिसके कारण संगठन में कार्यरत व्यक्तियों स्वायत्त तथा पहल क्षमता, रचनात्मक प्रवृत्तियां, आत्म अभिव्यक्ति अवरुद्ध हो जाते हैं। संघर्ष समाप्ति की तकनीक है। संघर्ष कार्मिकों के मध्य उचित संप्रेषण स्थापित करना, संघर्ष समाप्ति के लिए बाहर का व्यक्ति लाना, संगठन की संरचना में बदलाव करना, कार्मिक कार्यस्थल में बदलाव करना, संसाधनों का विस्तार करना, प्रबंधकों को संघर्ष टालने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। सदस्यों के मध्य उचित समझौता करना, सामान्य हितों की बातों को उबारना एवं मतभेद के लिए बिंदुओं को दबाना। समय प्रबंध, समय प्रबंध क्या है? समय प्रबंध एक कला जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने उपलब्ध समय का सदुपयोग करने और बढ़ता है। यह एक जीवन शैली जो एक व्यक्तित्व को निरंतर अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ये उपलब्ध समय का अधिकतम प्राप्त करने का प्रमुख साधन है। परिभाषा, प्रभावशीलता, दक्षता, उत्पादकता के साथ साथ कार्य करने के लिए किए जाने वाले समय खर्च पर सचेत नियंत्रण की योजना बनाना समय प्रबंध कहलाता है। समय का प्रभावी व उत्पादक उपयोग करना समय प्रबंध कहलाता है। समय प्रबंध प्रक्रिया, लक्ष्यों का निर्धारण, कार्यों की प्राथमिकता, प्रत्येक गतिविधि कार्य में लगने वाले समय का निर्धारण करना, संसाधनों एकत्रित करना, कार्यों को प्रत्यायोजन करना, अतिरिक्त कार्य को कम करना, दबाव व तनाव को दूर करना। समय प्रबंध का महत्व, उचित समय प्रबंध समय की बचत की जा सकती है, बचे हुए समय में सृजनात्मक कार्य किए जा सकते हैं। उसी समय प्रबंध से अनावश्यक कार्य भार कम हो जाता है, जिससे तनाव में कमी आ जाती है। उसी समय पर कार्य का परिणाम प्रभावशाली होता है, प्राथमिकता निर्धारण में सहयोग करता है, कम समय में अधिक कार्य किया जा सकता है। उचित समय प्रबंध से गुणात्मक कार्य करने का अवसर मिलता है। समय प्रबंध बाधा, उद्देश्य का अस्पष्टता, अव्यवस्थित होना, उचित व व्यापक नियोजन का अभाव, सभी कार्य स्वयं के द्वारा करना, व्यक्तिगत सामाजिक बाधाएं, समय की उपयोगिता के आधार पर व्यक्ति दो रूप, व्यस्त और उत्पादक व्यक्ति। व्यस्त होता है अनेक प्राथमिकता, दरवाजे खुले रखता है, बहु कार्य करने वाला, सलाह के लिए बार बार पूछना। उत्पादक व्यक्ति वह कुछ प्राथमिकता, दरवाजे बंद रखता है, मुख्य लक्ष्य से जुड़ा होता है, वास्तविक कार्य करना। टाइम मैट्रिक्स स्केल, आइजनहोवर ने कहा टाइम मैट्रिक्स साइकिल। महत्वपूर्ण आवश्यक कार्य, आपदा, प्रोजेक्ट, मीटिंग, मनी ट्रांसफर, परीक्षा तैयारी। निष्कर्ष, इन कार्यों को पहले करो और महत्वपूर्ण किंतु आवश्यक नहीं, दोस्तों के साथ मीटिंग, बाइक रिपेयरिंग, हेयर कट। निष्कर्ष, इनके लिए योजना व कार्यों को सूचीबद्ध करना आवश्यक किंतु महत्वपूर्ण नहीं, किराए का सामान, कुछ मीटिंग, कुछ फ़ोन कॉल। न तो महत्वपूर्ण नहीं आवश्यक, सोशल मीडिया, फिल्म देखना, दोस्तों के बीच गपशप मारना, मैसेजेस। इन कार्यों पर प्रयोजन किया जा सकता है अर्थात दूसरों द्वारा करवाया जा सकता है। निष्कर्ष, छोड़ दो, ऐसे कार्यों को छोड़ देना चाहिए। प्रशिक्षण व प्रक्रिया जिसके द्वारा कार्मिकों को कौशल, आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्ति का विकास किया जाता है जिससे कि वे प्रभावशाली कुशलता से कार्य कर सकें। विशेषताएं, ज्ञान प्राप्त होता है, गुणों का विशेष गुणों का विकास होता है, विशेष कार्य की अभिरुचि विकसित होती है, कार्य करने की क्षमता, कौशल का विकास होता है। प्रशिक्षण दो प्रकार के होते हैं। औपचारिक प्रशिक्षण जो विधिवत रूप से निर्धारित पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षकों के माध्यम से समयबद्ध तरीके से प्रदान किया जाता है। इसमें कार्मिक अपने आसपास के वातावरण से वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में वास्तव में काम करके सीखता है। इसमें कोई पाठ्यक्रम या नियत प्रक्रियाएं नहीं होती है। प्रशिक्षण की विधियां, कार्य पर प्रशिक्षण और कार्य से पृथक प्रशिक्षण। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इसमें कार्मिक कार्य अनुभव का आधार पर प्रशिक्षित होता है, अतः कार्मिक काम करके सीखता है।
और कार्य स्पर्धा प्रशिक्षण, इसमें कार्मिक अपने वर्तमान कार्यस्थल से दूर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। सम्मेलन के माध्यम से उच्च स्तरीय सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। इसमें कठोर कठिन बिंदुओं को स्पष्ट किया जाता है, समयग्रस्त बिंदुओं का समाधान किया जाता है। प्रकोष्ठ या वेस्टिब्यूल, कार्मिकों के कृत्रिम वातावरण में कार्य करवाया जाता है। नव शिक्षक अप्रेंटिस प्रशिक्षक के माध्यम से नए कार्मिकों को मार्गदर्शन किया जाता है। विशेषज्ञ के द्वारा कार्य कर सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों पक्षों को दान कर दी जाती है। जॉब रोटेशन, कार्मिकों को एक कार्य स्थान से दूसरे कार्य स्थान पर भेजा जाता है, जिससे संगठन अन्य कार्यों को भी सीख सके और संगठन की आवश्यकताओं पूर्ति हो सके। इंटर्नशिप या संयुक्त प्रशिक्षण, व्यावसायिक संस्थाएं अपने कार्मिकों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ वास्तविक कार्य दिशाओं में कार्य पर प्रशिक्षण दिया जाता है। अभिविन्यास, ओरिएंटेशन या इंडक्शन, जब नया कार्मिक कंपनी ज्वाइन करता है तब से कंपनी के बारे में मोटी जानकारी दी जाती है, जिससे कि वह कंपनी के उद्देश्य, वातावरण और कार्मिकों के साथ समायोजन कर सके। केस स्टडी, किसी समस्या को आपके सामने रखा जाता है और उसके समाधान ढूंढने के लिए कहा जाता है। अन्य प्रकार, सेवा पूर्व प्रशिक्षण, ऐसा प्रशिक्षण जो किसी पद को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। प्रवेश के पश्चात प्रशिक्षण, जब व्यक्ति का चयन हो जाता है, जिस पद के लिए चयन किया जाता है उस पद संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण का महत्व, कार्मिक दृष्टिकोण परिवर्तन, संगठन समस्याओं से परिचय करवाया जाता है, संगठन बारे में जानकारी दी जाती है, कार्मिक मनोबल एवं उत्पादकता वृद्धि की जाती है। परिवर्तन प्रति अनुकूलता प्राप्त करने के लिए कार्मिक विकास या एम्प्लॉय डेवलपमेंट, कर्मचारी विकास का अर्थ है कि कार्मिक के वर्तमान पदों पर संपूर्ण प्रभावशीलता में सुधार करें, भविष्य में अधिक जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार करना। कार्मिक विकास की आवश्यकता है कि अधिक उत्तरदायित्व वहन करने के लिए योग्य बनाना, पदोन्नति के रास्ता साफ हो सके, प्रभावी निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो जाती है, संगठन कार्य कुशलता वृद्धि हो जाती है, कार्मिक का बाजार मूल्य बढ़ जाता है। प्रशिक्षण व विकास में अंतर, प्रशिक्षण तकनीकी कौशल से संबंधित है, यह तकनीकी व मानव विकास संबंधित, ये अल्पकालिक विकास, दीर्घकालिक, ये संकुचित विकास, व्यापक है। प्रशिक्षण कौशल एवं दक्षता संबंधी, व्यक्तित्व विकास से संबंधित, ये वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर दिया जाता है, वर्तमान भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है। कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली, निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत संगठन द्वारा अपेक्षित निष्पादन लक्ष्य, कर्मचारी निष्पादन क्षमता तथा कर्मचारी को वास्तविक निष्पादन का तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली के आधार पर वेतन में वृद्धि, पदोन्नति, सेवा शर्तों में परिवर्तन, प्रशिक्षण और अन्य नीतिगत बदलाव जैसे निर्णय लिए जाते हैं। कार्य निष्पादन मूल्यांकन की चुनौतियाँ, निर्णय त्रुटियाँ, उदारता प्रभाव, कुछ प्रबंधक अधिक उदार होते हैं जो सभी कर्मचारियों को औसत से ऊपर का मूल्यांकन कर लेते हैं। लेनियंसी, हेलो इफेक्ट, फर्स्ट इंप्रेशन के आधार पर किसी व्यक्ति को जज कर लेते जो नहीं करना चाहिए। रेटर प्रभाव, इसमें उच्च अधिकारी द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है। स्टीरियोटाइप, इसके अंतर्गत एक प्रबंधक किसी विशेष कर्मचारी, जाति, लिंग, धर्म आधार का पूर्व निर्धारित मानसिक निर्णय रहता है। उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप, किस समय धन एवं प्रयासों का निवेश करना है, जोखिम उठाना है। उद्यमिता की विशेषताएं, नवाचार करना, अपेक्षा नवीन तकनीकों आधार पर गतिविधि संपादित की जाती है। सृजनात्मकता, अनुपयोगी वस्तुओं को उपयोगी परिवर्तन करने, कला ही सृजनात्मकता है। स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व प्रदान करना और जोखिम वहन करना। उद्यमिता जोखिम उठाने के लिए क्षमता का पर्याय है। ये उद्यमी नए सिरे से उपक्रम में व्यापार की स्थापना करना है, उसके लिए बाजार में उत्पाद का प्रस्तुतिकरण करना, बाजार की अनिश्चितता, मूल्य निर्धारण, ये समस्त जोखिम के रूप में बने रहते हैं। अवसर खोजने की प्रक्रिया, इसमें समाज व ग्राहकों की समस्याओं व आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नए अवसर तलाश की जाती है। सिद्धांत पर आधारित न कि अंतर्ज्ञान पर। उद्यमिता सिद्धांत पर आधारित है। उद्यमिता का महत्व देश के आर्थिक विकास का आधार है, बल्कि ये देश में रोजगार अवसरों का सृजन करता है, संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर राष्ट्रीय आय में वृद्धि करता है। नवीन उपक्रमों की स्थापना में सहायक है। उद्यमिता संसाधनों का व्यवस्था करके जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में नवीन उद्योगों की स्थापना करते हैं। नवीन उत्पादक तकनीक विकास में सहायक। उद्यमिता कारण नए उत्पाद व नई तकनीक का विकास संभव हुआ। मानव क्षमता का पूर्ण उपयोग का अवसर, उद्यमी स्वयं उपक्रम की स्थापना करता है तो सफल होता है, तो अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करता है। रोजगार के अवसर का सृजन, देश में नवीन रोजगार उत्पन्न होते हैं। संतुलित आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। सामाजिक परिवर्तन में सहायक। उद्यमिता रोजगार प्रदान करने वाले व्यक्तियों की आय में वृद्धि करती है, जिससे उनके जीवन स्तर में वृद्धि होती है। ये बदलाव सकारात्मक होता है। उद्यमिता एक प्रक्रिया, स्वयं की पहचान करना। इस चरण में उद्यमी अपनी कमजोरी व अपने सामर्थ्य का पता लगाता है। अवसरों की तलाश करना, आवश्यकताओं और समस्याओं व पसंद का पता लगाना। समाज में आइडिया की उत्पत्ति एवं उनका मूल्यांकन, विचार विमर्श एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग तथा अनुभव के माध्यम से नए नए आइडिया उत्पन्न किए जाते हैं। नियोजन, सोच समझकर शोध का प्रयोग करते हुए व्यापार के लिए योजना बनाना नियोजन है। और स्टार्टअप के लिए पूंजी की व्यवस्था करना, अपनी व्यावहारिक योजना बताकर बाजार से पूंजी एकत्रित करने के लिए निवेशकों को आकर्षित करता है। स्टार्टअप की स्थापना करना, अपने व्यापार की स्थापना करना और अधिक से अधिक ग्राहकों को जोड़ना, व्यापार की वृद्धि करना, व्यापार वृद्धि करना, विस्तार करना और कंपनी से लाभ प्राप्त करना। फिर आता है इंक्यूबेशन या इंक्यूबेटर, ऐसा व्यवसायिक संगठन जो स्टार्टअप कंपनियों को विकसित करने में मदद करता है, प्रबंधकीय और तकनीकी सेवाएं उपलब्ध करवाता है, निम्नलिखित क्षेत्रों में सहायता उपलब्ध करवाती है। कार्यस्थलीय कार्यालय उपलब्ध करवाना, तकनीकी और प्रबंधकीय क्षेत्रों में सहयोग करना, प्रभावी व्यवसायिक योजना निर्माण सहयोग, बाजार वित्त संबंधित
इनक्यूबेटर भूमिका एक अभिभावक की तरह स्टार्टअप का सहयोग करता है, लालन पालन करता है, अनुभवी मार्गदर्शन उपलब्ध करवाता है, अन्य निवेशकों व्यापारियों से संबंध स्थापित करवाता है, अनुभवी सलाह उपलब्ध करवाता है। स्टार्टअप ये एक ऐसी व्यवसायिक विधि है जो एक अनोखे विचार के आधार पर संचालित की जाती है, जो समाज और जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान करता है। भारत सरकार के अनुसार स्टार्टअप वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार में पंजीकृत होना चाहिए। 5 वर्ष से अधिक पुराना नहीं हो, वार्षिक आय 25 करोड़ से ज़्यादा न हो, नवाचार की दिशा में कार्य करना। योजना स्टार्टअप इंडिया 16 उद्यमिता संस्कृति बढ़ावा देना, उद्यम के प्रति युवाओं में जागरूकता पैदा करना, वैज्ञानिकों एवं शिल्पकारों व्यवसाय के लिए प्रेरित करना, शिक्षित युवाओं को वैज्ञानिक उद्यम में महिलाओं पिछड़े समाज को प्रतिनिधित्व देना, बैंक द्वारा वित्त प्रदान कर स्टार्टअप को बढ़ावा देना, कुछ प्रतिबंधात्मक राज्य की नीतियों को त्यागना, लाइसेंस प्रोसेस, भूमि अनुमति या विदेश निवास प्रस्ताव और पर्यावरण मंजूरी। स्टार्टअप के लिए वित्त एकत्रित करना, स्वयं के द्वारा लोगों से दिव्य निवेशक या उद्यमी पूंजी, सरकारी योजना कार्यक्रमों से। यूनिकॉर्न नई स्टार्टअप कंपनी के लिए एक प्रकार का टैग है। इस शब्द सबसे पहले काउ बॉय वेंचर के दवा मालिक एलन ली ने 2013 में गढ़ा था। ऐसी स्टार्टअप कंपनी जिसका बाजार मूल्य $1 बिलियन से अधिक होता है, इसमें कंपनी भविष्य की ग्रोथ की संभावना बाजार संभावनाओं को शामिल किया जाता है। उस स्टार्टअप कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाता है। भारत की यूनिकॉर्न कंपनी पेटीएम, ओयो, जोमेटो, बायजूस, स्विगी। उद्यम पूंजी या वेंचर कैपिटल, एंजल निवेशक और उद्यमी पूंजी। एंजल निवेशक एकल व्यक्ति होता है, निवेशक क्षमता कम और स्टार्टअप को प्रारंभिक चरण निवेश। उद्यमी पूंजी या वेंचर कैपिटल होती है, सामूहिक पूंजी, निवेशक क्षमता अधिक, जब कंपनी का विस्तार हो जाता तब की बात। अति आवश्यक सेवाओं संबंधित प्रबंध, शैक्षिक प्रबंध, स्वास्थ्य वेलनेस प्रबंध, पर्यटन व आतिथ्य प्रबंध। एजुकेशनल मैनेजमेंट, जिसमें शैक्षिक कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए मानवीय एवं भौतिक संसाधनों, कार्यकुशलता, प्रभावशीलता का उपयोग करना, विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्ति हेतु अनुकूल वातावरण बनाना, उपलब्ध करवाना, शिक्षकों को वृद्धि एवं विकास के अवसर उपलब्ध करवाना, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास पर ध्यान देना, विद्यार्थियों समाज केंद्रित शिक्षण योजना तैयार करना, शिक्षकों का सम्मेलन करना, प्रशिक्षण कार्यक्रम भी करवाना और बच्चों के विकास में वृद्धि हेतु सहयोग वातावरण उपलब्ध करवाना, गुणात्मक शिक्षण उपलब्ध करवाने में सहयोग करना। शिक्षा प्रबंध के कार्य, शिक्षा प्रबंध का जनक लूथर गुली को माना जाता है। लूथर गुली ने पोस्ट कोऑप सिद्धांत दिया, न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणाम प्राप्त करना, स्कूल के कार्यक्रम एवं गतिविधियों को संगठित करना, संस्थान की गतिविधियों को समन्वित करना, स्कूल की रिकॉर्ड एवं वित्त का रखरखाव, संस्थान गरिमा को बनाए रखना, विवाद एवं तनाव को समाप्त करना, अभिप्रेरित करना। विद्यालय प्रबंध समिति, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21(1) में उल्लेख है। संरचना, अध्यक्ष, प्रधानाचार्य, सदस्य, अभिभावक और शिक्षक, स्थानीय निकाय, पंचायत राज निकाय, शहर निकाय, नामित एमएलए द्वारा। उद्देश्य विद्यालय कार्यों की देखरेख करना, विद्यालय विकास के लिए योजना बनाना, स्कूल मरम्मत के लिए धन एकत्रित करना, दानदाता भामाशाहों से धन प्राप्त करना, शिक्षा संबंधी कार्य योजना तैयार करना, शिक्षा संबंधी नीतियों का क्रियान्वयन करना। फिर आता है हेल्थ केयर एंड वेलनेस मैनेजमेंट, स्वास्थ्य व्यवस्था या प्रणाली। एक स्वास्थ्य प्रणाली में लोक संगठन व कार्य होते हैं जिनका प्राथमिक उद्देश्य स्वास्थ्य को बढ़ावा देना होता है व उसे बनाए रखना है। हेल्थ केयर प्रबंध एक प्रक्रिया जो समाज, समुदाय, परिवार में व्यक्तियों की स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को कार्यकुशलता और प्रभावशीलता के साथ उपलब्ध करवाता है। उद्देश्य ऐसे सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना चाहिए रोगियों का इलाज सबसे कुशल और लागत प्रभावी तरीके से किया जा सके। संगठन संरचना, सामान्य प्रबंध और व्यवसाय या तकनीक प्रबंध। सामान्य प्रबंध आता है मुख्य प्रबंधक एमडी, अध्यक्ष, सीईओ, चेयरमैन। यह संपूर्ण संगठन प्रबंध एवं प्रशासन लिए उत्तरदायी होता है। वित्त विभाग, वित्त से संबंधित कार्य करता है। लेखा परीक्षण, लेखांकन, लेखा परीक्षण लिए उत्तरदायी। बजट निर्माण में सहयोग करना। मानव संसाधन भर्ती व सेवन, विपणन, संगठन के विपणन से संबंधित कार्यों को देखना। मरम्मत एवं रखरखाव, भवन व अन्य संसाधनों के रखरखाव सुधार के कार्य। हेल्थ केयर प्रबंध के कार्य रोगी को उच्च स्तरीय मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराना, रोगी संतुष्टि और भलाई को बनाए रखना, गुणवत्तायुक्त सेवा का आश्वासन देना, समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान, बजट और वित्त का प्रबंध करना। सभी कार्मिकों के लिए कार्य योजना तैयार रखना। हेल्थ केयर में यूनिट में सकारात्मक वातावरण बनाए रखना। मरीज के डॉक्टर साथ अच्छे संबंध बनाना। रोगी प्रबंधन, स्वास्थ्य देखभाल प्रबंध इस बात सुनिश्चित करता है रोगी की देखभाल की उत्कृष्टता के साथ की जाए। इसके लिए स्वस्थ रोगी प्रोटोकॉल को बनाए रखना, स्वास्थ्य केंद्र के प्रोटोकॉल बनाए रखना, रोगी व चिकित्सक के मध्य सकारात्मक संबंध, रोगी को चिकित्सक परामर्श उपलब्ध करवाना। भारतीय चिकित्सा प्रणाली, आयुर्वेद, जड़ी बूटी, यूनानी चिकित्सा आयुर्वेद की समान ही है। होम्योपैथी प्राकृतिक चिकित्सा की एक प्रणाली। ये मानता है कि बीमारी होने पर व्यक्ति का मन, शरीर, आत्मा प्रभावित होता है और इसलिए उस पूरे व्यक्ति का इलाज करना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा, प्रकृति द्वारा प्राकृतिक रूप से उपचार सिद्ध। इस पद्धति से हजारों अच्छी औषधियों का प्रयोग किया जाता है। वेलनेस मैनेजमेंट, ये एक सकारात्मक स्वास्थ्य की स्थिति जिसमें रोग व दुर्बलता का अभाव होता है। वेलनेस प्रबंध का अर्थ वेलनेस होना न केवल रोग व दुर्बलता का अभाव बल्कि ये सकारात्मक स्वास्थ्य स्थिति जिसमें व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक आयामों को उत्प्रेरित किया जाता है। वेलनेस के मुख्य तत्व या प्रकृति, यह एक समग्र गतिविधि। यह प्रकृति से सकारात्मक अंतर संबंधात्मक है। यह जीवन के कल्याण से संबंधित है। इसमें जीवन गुणवत्ता, कल्याण, खुशी व जीवन
संतुष्टि के तत्व शामिल। ये जीवन के वास्तविक उद्देश्यों के स्पष्ट रूप से संबंधित, ये जीवन की एकता एवं समग्रता से संबंधित, ये जीवन प्रयासों को रचनात्मक बनाने पर बल देता, खुले रिश्ते में आशावादी दृष्टिकोण से संबंधित है। वेलनेस के आयाम: शारीरिक वेलनेस, संतुलित भोजन, सोना, तनाव प्रबंधन, निवारक चिकित्सा। सामाजिक वेलनेस, सामाजिक नेटवर्क होना आवश्यक है, मजबूत और तनावग्रस्त होने से बचाता है, उचित मार्गदर्शन उपलब्ध कराना। पर्यावरण वेलनेस, साफ सुथरा बनाए रखना, पर्यावरण को आसपास क्षेत्रों को प्रदूषण मुक्त बनाना और सकारात्मक प्रभाव डालता है। वित्तीय वेलनेस, वित्तीय स्रोतों के भीतर रहना और उन स्रोतों को बनाए रखना, भविष्य के लिए वित्तीय योजना बनाना, अच्छे उपयुक्त रूप में बने रहना। आध्यात्मिक वेलनेस, विश्वास और मूल्य नैतिकता को समझने के लिए एक प्रक्रिया आध्यात्मिक वेलनेस जो आपके जीवन को मार्गदर्शन देती है। भावनात्मक वेलनेस, भावनात्मक जीवन बनाए रखना, समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण। भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहने के लिए अपने तनाव को नियंत्रित करना, 8 घंटे की नींद लेना, मदद मांगना, परामर्श केंद्र में किसी चिकित्सक को दिखाना, समग्र स्तर को प्रबंधित करना। बौद्धिक वेलनेस के लिए जिज्ञासु बने रहना, नई चीज़ों को सीखने में लगे रहना, रचनात्मक गतिविधियों में व्यस्त रहना और राजनीतिक व सामाजिक मुद्दों से अवगत रहना। पर्यटन व आतिथ्य प्रबंधन, पर्यटन का सामान्य अर्थ एक स्थान दूसरे पर घूमने जाना। पर्यटक वो व्यक्ति जो अपने मूल स्थान दूसरे स्थान पर यात्रा करता है और वहाँ अस्थायी रूप से ठहरता है। पर्यटकों के प्रकार: स्थानीय, घरेलू, विदेशी, स्वतंत्र, समूह, व्यावसायिक पर्यटक। यात्रा पर्यटन: रोमांस, मौज मस्ती, आराम, आनंद के लिए, कुछ नया अनुभव करने के लिए घर से बाहर की यात्रा। देशाटन: आर्थिक गतिविधियों के लिए, व्यापार और रोजगार के लिए दूसरे देश में जाना। तीर्थाटन: सनातन संस्कृति के तहत धार्मिक स्थलों की यात्रा करना तीर्थाटन कहलाता है। पर्यटन प्रबंध के घटक: परिवहन, पर्यटकों को यात्रा के लिए सुगम बनाना और स्थलों का आकर्षक स्थलों की सूची उपलब्ध करवाना। आवास तथा होटल की व्यवस्था, आराम विराम के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना। मनोरंजन की विविधता और रेस्टोरेंट। वित्तीय व्यवस्था: पर्यटकों के लिए आसान मासिक किस्तों में वित्त उपलब्ध कराना। वीजा: विदेशी नागरिकों को सरलता से वीजा उपलब्ध करवाना। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को आकर्षित करना है। पर्यटन का उद्देश्य उदासीनता को समाप्त कर पुनः स्फूर्त होने के लिए अन्यत्र जाना, कुछ विशेष कार्य करने के लिए यात्रा करना, जैसे रोमांचक यात्रा, जंगल सफारी, ऐतिहासिक स्थलों को देखने के लिए जाना, ज्ञान व अनुभव प्राप्त करने के लिए यात्रा करना। विचारों में धर्म के प्रसार के लिए, व्यापक जीविकोपार्जन के लिए, राजनीतिक विचारों प्रसार एवं सत्ता प्राप्ति के लिए यात्राएं, शिक्षा प्राप्ति के लिए। पर्यटनों के प्रकार: मनोरंजन पर्यटन, जहाँ का वातावरण शुद्ध हो, शांति हो, मनोरंजन साधन हो, जैसे तैराकी के लिए एवं खेल आदि। सांस्कृतिक पर्यटन, नई जीवन संस्कृति जानने देखने के लिए यात्रा करना। ऐतिहासिक पर्यटन, मानव निर्मित भव्य दिव्य इमारतों, स्मारकों, ऐतिहासिक दुर्गों, मेलों को भ्रमण करते हैं। पारिस्थितिक पर्यटन, जिसमें ऐसे स्थलों का भ्रमण करते हैं जिसमें पारिस्थितिक वन्य जीवन विविधता को देखने में। साहसिक पर्यटन, जिसमें साहस की जरूरत होती है, पर्वतारोहण। मानव जाति ग्रामीण पर्यटन, जिसमें मानव जाति के अध्ययन हेतु अपरिचित स्थानों का भ्रमण किया जाता है ताकि उनके बेहतर स्थलों के बारे में जानकारी की जा सके। धार्मिक पर्यटन, धर्म के पवित्र एवं पूजा स्थलों की यात्रा करना। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संवर्धन पर्यटन, व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी उपचार एवं जांच के लिए ऐसे देशों में जाना पसंद करते हैं जहाँ पर खर्चा कम आता है। व्यक्ति अन्य देशों में पर्यटन साथ साथ अपने स्वास्थ्य सुधार के लिए भी यात्रा करते हैं। खेलकूद पर्यटन, खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए या दर्शक के रूप में हिस्सा लेने के लिए देशों की यात्रा करते हैं। ऐसे खेलों का आयोजन। विवाह पर्यटन, लोग अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं की याद रखने के लिए लोकप्रिय स्थलों पर पर्यटन करते हैं। वन्य पर्यटन, वन्य जीव प्रेमी व्यक्ति देश में संरक्षित अभयारण्यों में पर्यटन करते हैं। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट या अतिथि प्रबंधन, अतिथि व मेजबान या अतिथि के बीच एक संबंध मुख्यतः एक आदर सत्कार का कार्य है जिसमें अतिथियों को उदारता व मित्रतापूर्वक स्वागत करना, जिसके अंतर्गत कुछ सेवाएं जैसे ठहरने हेतु आवास, भोजन, मनोरंजन सेवाएं उपलब्ध करवाना, दक्षता या प्रभावशीलता के साथ आतिथ्य सेवा प्रदान करना या अतिथि प्रबंधन कहलाता है। विभिन्न प्रकार की प्रतिष्ठान अतिथि सेवाएं प्रदान करते हैं। अतिथि प्रबंधन की गतिविधि छाता प्रबंधक की गतिविधि है, जैसे होटल अतिथियों आवास, भोजन और अन्य सेवाएं। मोटल मतलब होटल प्लस बार पार्किंग सुविधा। लॉज मतलब रहने के लिए सुविधा उपलब्ध कराना। और रिजॉर्ट या शहर का रहने के साथ मनोरंजन में अन्य साधन, सुसज्जित फ्लैट्स, अतिथियों को सभी अपेक्षित आवश्यक सुविधा, सुसज्जित शिविर, कैंपेन, पैदल लंबी यात्रा तथा जोखिम भरे कार्यों में भाग लेने वालों के लिए। अतिथि सक्रिय, होटल में अतिथियों को पहुंचने के पहले ही प्रारंभ हो जाता है। 4 चरण। आगमन पूर्व व्यवस्था, इसमें होटल व कमरे के बारे में जानकारी प्राप्त करना और फिर अपना कमरा अंदर आरक्षित करता है। आगमन, अतिथि को वास्तु में आगमन है उसका नाम रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। कमरे पर अधिवादी ऑक्यूपेंसी का, अतिथि की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए विभिन्न अतिथि और सेवा की समन्वय के साथ अतिथि को विभिन्न सेवाएं प्रदान करना। प्रस्थान, ये अतिथि चक्र की अंतिम व्यवस्था है जिसमें अतिथि आवास छोड़ने, बाहर जाने या चेकआउट के लिए तैयार होता है। विपणन या मार्केटिंग वह सामाजिक प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों समूह की जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पाद और सेवाओं का निर्माण किया जाता है। विक्रय, विपणन में अंतर। विपणन गतिविधि एक भाग है, विक्रेता की आवश्यकता पर केंद्रित है। विपणन व्यापक अवधारणा है, ये ग्राहक की आवश्यकता पर केंद्रित है। इसका मुख्य उद्देश्य बिक्री व लाभ को बढ़ावा देना है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्राहक की संतुष्टि। ये गतिविधि उत्पादन के बाद शुरू होती है व बिक्री के साथ समाप्त की। गतिविधि उत्पादन से पहले प्रारंभ होती है और बिक्री के बाद भी बनी रहती है। इसमें उत्पादनकर्ता बाजार का किंग पिन होता है, इसमें उपभोक्ता किंग पिन या मुख्य वस्तु होता है। विपणन प्रबंध की विभिन्न अवधारणा। उत्पादन अवधारणा, इस अवधारणा मान्यता है कि जब उत्पाद सस्ता है और आसानी से उपलब्ध है तो आसानी से बेचा जा सकता है और
अधिक उत्पादन करके लाभ कमाया जा सकता है। उत्पाद अवधारणा यही है कि इस मान्यता है कि उपभोक्ता उन उत्पादों को खरीदेंगे जिनकी गुणवत्ता अच्छी होगी और ये गुणवत्ता को बनाए रखने पर रहकर अपना लाभ प्राप्त करते हैं। बिक्री अवधारणा मान्यता यह है कि किसी वस्तु को तब तक नहीं खरीदेगी जब तक कि कंपनी उसे बेचने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास या प्रसार नहीं कर लेती। विपणन अवधारणा यह ग्राहक प्रधान अवधारणा इसकी मान्यता है कि उपभोक्ता की इच्छा और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उत्पादन करना चाहिए। उपभोक्ता संतुष्टि या आवश्यकता बराबर लाभ कमाने के स्रोत हैं। सामाजिक विपणन अवधारणा यह अवधारणा ग्राहकों की संतुष्टि और संस्था के लक्ष्यों की पूर्ति के साथ साथ संपूर्ण समाज के हितों एवं कल्याण पर बल देती है। संधारणीय विपणन यह विपणन का एक प्रकार है जो ऐसे उत्पादों एवं सेवाओं का उपयोग करता है जो आसपास के वातावरण और सामाजिक पहलुओं का सम्मान करता है। इसका उद्देश्य उन उत्पादों सेवाओं और विचारों को बढ़ावा देना जो जीवन की गुणवत्ता में सुधार के साथ पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। विपणन मिश्रण उत्पाद मूल्य संरचना वितरण प्रणाली एवं संवर्धन की गतिविधियों के संयोजन को विपणन मिश्रण कहा जाता है। विपणन मिश्रण के तत्व उत्पाद मूल्य स्थान और संवर्धन प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन 4P। उत्पाद का अर्थ है प्रत्येक वह वस्तु जिसका उपयोग उपभोक्ता या खरीदार के लिए कोई महत्व व मूल्य होता है। उत्पाद मिश्रण उत्पाद के प्रकार शुद्ध उत्पाद ये सही नाशक प्रकृति होते हैं, जल्दी खराब हो जाते, बार बार खरीद जाते, ब्रेड आइसक्रीम। शॉपिंग उत्पाद ये टिकाऊ प्रकृति होते हैं, बार बार नहीं खरीद सकते, कार टीवी। उत्पाद का वर्गीकरण उत्पाद की चौड़ाई एक कंपनी या ब्रांड द्वारा अलग अलग उत्पाद लाइन होती है उसे उत्पाद चौड़ाई किया जाता है। सॉप डिटर्जेंट टी टूथपेस्ट। उत्पाद की गहराई इसमें किसी उत्पाद की लाइन में उत्पाद की कुल संख्या में उसकी अलग अलग साइज में उपलब्ध है। कोलगेट और शैम्पू के छोटे छोटे पाउच को उपलब्ध है। ब्रांडिंग या नामकरण उत्पाद की पहचान के लिए नाम या प्रतीक डिजाइन करने की प्रक्रिया वो ब्रांडिंग कहलाती है। अच्छी ब्रांडिंग विशेषता नाम छोटा और संक्षिप्त, नाम बोलने में आसानी हो, ब्रांड नाम विशिष्ट होना चाहिए, जियो टाइट, सुझावात्मक नाम होना चाहिए जैसे उजाला। पैकेजिंग गतिविधियों का ऐसा समूह जो उत्पादन के अनुरूप उपयुक्त रैपर कंटेनर या बैग डिजाइन को निर्धारित करना जिससे उत्पाद सुरक्षित रहे। पैकेजिंग का महत्व या उपयोगिता उत्पाद की सुरक्षा, उत्पाद की पहचान, सूचना में आदान प्रदान, संवर्धन में सहायक, प्रसार प्रसार सहायक। लेबलिंग इसका अर्थ है कि पैकेज पर पहचान चिन्ह लगाना ये सूचना का वाहक होता है। निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराता है उत्पादक नाम, उत्पादककर्ता का नाम, उत्पादन सम्मिलित तत्व, तिथि, चेतावनी आदि। मूल्य वह धनराशि जो खरीद कर क्रेता किसी वस्तु या सेवा के बदले में विक्रेता को देता है। मूल्य मिश्रण तात्पर्य उन सभी निर्णयों जो मूल्य निर्धारण में सहयोगी शामिल किए जाते हैं। मूल्य का उद्देश्य अधिक लाभ कमाने के लिए वस्तु या सेवा मूल्य को रखना होगा। यदि आपको बिक्री बढ़ानी तो वस्तु मूल्य कम रखना होगा। लागत मूल्य का सिद्धांत है कि वस्तु का मूल्य इतना तो हो कि उनकी लागत निकले, बाजार प्रतिस्पर्धा कर सके। जब बाजार प्रतिस्पर्धा अधिक तो मूल्य कम और प्रतिस्पर्धा कम तो मूल्य अधिक। उपभोक्ता मांग जब उत्पाद की मांग अधिक तो मूल्य अधिक और जब मांग कम है तो मूल्य नीचा रखा जाता है। सरकार और कानून नियम अति आवश्यक वस्तुओं पर अधिक मूल्य नहीं रखना। स्थान वे सभी निर्णय जो उत्पाद को उपभोक्ता के लिए उपलब्ध करवाने के लिए जाते हैं, जैसे उत्पाद सही मात्रा में सही स्थान पर उचित समय पर। स्थान मिश्रण इसमें वस्तु वितरण माध्यम एवं भौतिक वितरण के निर्णय लिए जाते हैं जिसमें वस्तु का संग्रहण या परिवहन सम्मिलित है। वितरण के चैनल्स प्रत्यक्ष चैनल्स जब कंपनी प्रत्यक्ष उपभोक्ता को वस्तु बेचती है। बाटा एक स्तर चैनल्स इसमें कंपनी व उपभोक्ता मध्य एक रिटेलर या फुटकर विक्रेता होता है। कंपनी फुटकर विक्रेता और उपभोक्ता जैसे CR। दो स्तर चैनल जो ज़्यादातर उपयोग में लिया जाता है, कंपनी होलसेलर फिर रिटेलर फिर उपभोक्ता। 2 लेवल। 3 स्तरीय चैनल इस चैनल में कंपनी व उपभोक्ता बीच 3 मध्यस्थ होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, उपभोक्ता। कंपनी 3 लेवल। भौतिक वितरण 4 परिस्थितियों में वस्तु एवं सेवा के भौतिक वितरण में 4 परिस्थितियों में शामिल किया जाता है। आदेश प्रक्रिया उपभोक्ता से वस्तु या सेवा का आदेश प्राप्त करना, आदेश के अनुरूप माल की डिलीवरी के बीच लगने वाला समय और कदम है। परिवहन वस्तु को उत्पाद स्थान से उपभोक्ता या आवश्यकता स्थान पर उपलब्ध करवाना। भंडारण वस्तु तैयार करने और बेचने के मध्य कुछ समय लग जाता है इसलिए उस अवधि के लिए वस्तु का भंडारण करना पड़ता है। वस्तु सूची माल के स्टॉक रख रखाव, माल के स्टॉक की सूची एवं माल सूची अस्तित्व को व्यवस्थित होनी चाहिए। संवर्धन वस्तु की बिक्री बढ़ाने के लिए ग्राहकों को वितरण चैनल के साथ संप्रेषण करने की गतिविधि प्रमोशन कहलाती है। संवर्धन मिश्रण उत्पाद एवं सेवाओं के बारे में उपभोक्ताओं में वितरण चैनल में सूचना प्रेषित करने का योग। संवर्धन की गतिविधियाँ तत्व साधन तकनीक विज्ञापन बिक्री संवर्धन व्यक्तिगत बिक्री लोक संपर्क। विज्ञापन उत्पाद और सेवा के बारे में उपभोक्ताओं को विज्ञापन माध्यम सूचित करना और लाभ अधिकतम लोगों तक पहुँच। वैधता अर्थात उपभोक्ता को भरोसा कंपनी गलत सूचित नहीं देगी। विज्ञापन करने से अनेक माध्यम उपलब्ध कम खर्चीला। बिक्री संवर्धन यह प्रोत्साहन का अल्पकालिक तरीका जो ग्राहक को उत्पाद करने के लिए प्रेरित करता है। छूट देना, डिस्काउंट, रिफंड, गिफ्ट आदि। फिर आता है व्यक्तिगत बिक्री। इसमें विक्रेता अपने क्रेताओं को आमने सामने होते हैं और आपस में अंतर्क्रिया करते हैं। व्यक्तिगत व्यवहार का पता लगता है। 2 स्तर पर संप्रेषण प्रभावी प्रत्युत्तर जनसंपर्क कंपनी द्वारा विभिन्न माध्यमों से जनता संपर्क बनाए रखती है जिससे कंपनी की साख लोगों में बनी रहे। अपनी साख बनाए रखने के लिए निम्नलिखित संपर्क कंपनी जनता से संपर्क करती है। न्यूज़ से, आयोजन से, भाषण से, सेवा। विपणन मिश्रण के 7P प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन पीपल प्रोसेस फिजिकल एविडेंस। आपूर्ति
श्रृंखला प्रबंधन, ये वस्तुएं एवं सेवाओं के प्रवाह का प्रबंधन है। इसमें वे सभी गतिविधि शामिल है जो कच्चे माल को अंतिम उत्पादन में बदलती है। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के घटक: उत्पादक कच्चे माल को उत्पादन में बदलता है, आपूर्तिकर्ता कच्चे माल की आपूर्ति करता है, थोक विक्रेता वह कंपनी को अधिक उत्पाद का ऑर्डर देता है और कंपनी से उत्पाद को कम दामों में प्राप्त करने का प्रयास करता है। फिर ये फुटकर विक्रेता आपूर्ति कर देता है। फुटकर विक्रेता थोक से वस्तु अपना माल लाभ जोड़कर उपभोक्ता को बेच देता है। उपभोक्ता ग्राहक फुटकर विक्रेता से अपने आवश्यक उत्पाद को खरीदता है। उद्देश्य अतिरिक्त लागत को कम करना है, लाभ को बढ़ाना, सही उत्पाद एवं सही समय पर सही मात्रा में सही स्थान उपलब्ध करवाना, ग्राहक का विशेष ध्यान रखना, उपयुक्त समय एवं सेवा का उपलब्ध करवाना, बाजार में प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाना। आपूर्ति संलग्न प्रबंध के चरण PDMDR प्लानिंग कंपनी उपभोक्ताओं को वस्तुएं सेवाओं प्रदान करने की योजना बनाती है। डेवलप विकसित करना है, इसमें कच्चे माल की आपूर्ति के साथ साथ मजबूत संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाता है जिससे कि मध्य विश्वसनीयता बनी रहे। विश्वसनीयता बनाने के लिए प्रमुख आधार: भुगतान समय पर, आपूर्ति समय पर, माल भाड़ा। मेकिंग बनाने, वस्तु निर्माण, वस्तु का निर्माण, उत्पाद का निर्माण करना, उनको परीक्षण करना और बाद में पैकेजिंग की गई। वितरण या डिलीवर मांग व आवश्यकता के अनुसार उसी समय पर वस्तु या उत्पाद की आपूर्ति करना। माल वापसी या रिटर्न, दोषपूर्ण उत्पादों या अतिरिक्त उत्पादों को वापस करना। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंध, ये चरण थोड़ा समस्या ग्रस्त है क्योंकि इसमें कंपनी उत्पादनकर्ता को रिफंड भी देना होता है, इसलिए उत्पादनकर्ता थोड़ा लचीला व्यवहार रखता है। SCM की चुनौतियाँ हैं: गुणवत्ता युक्त वस्तु एवं सेवा उपलब्ध कराना, उचित प्रबंध के अभाव में लागत अधिक हो सकती है, सदैव जोखिम का दबाव बनाए रहता है, आपूर्तिकर्ता के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चुनौती है, योग्य कार्मिकों की पूर्ति करना। फिर प्रसारण तंत्र या लॉजिस्टिक्स। प्रसारण तंत्र एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत माल सेवाएं सूचना को योजनाबद्ध तरीके से उत्पत्ति होने वाले स्थान से उपयोग वाले स्थान पर भेजा जाता है। इसमें आदेश प्रक्रिया, फिर परिवहन, फिर भंडारण, वस्तु सूची, वस्तु को सुरक्षित रखना, वस्तु प्रकृति के अनुरूप उसकी पैकेजिंग करना तथा सुरक्षित रखना। पैकेजिंग, वस्तु की सुरक्षा और सुविधा के अनुरूप पैकेजिंग होनी चाहिए। सूचना प्रबंध, उत्पाद के संबंध में समस्त सूचना एकत्रित करना, उत्पाद का लेखा जोखा करना। वस्तु सूची को रखरखाव निर्धारित करने वाले कार्य फर्म की नीति। यदि फर्म उपभोक्ता को अपने उत्पाद के संबंध में अधिक ऑफर दे रही है तो उत्पाद का एक स्टॉक अधिक रखना होगा। उत्पाद की बिक्री का सटीक पूर्वानुमान स्टॉक को निम्न स्तर पर बनाए रखा जाएगा। वितरण प्रणाली, यदि वस्तु को उत्पादन समय अधिक लगता है तो वस्तु का स्टॉक ज़्यादा रखना होगा, और कम समय लगता है तो स्टॉक कम रखना होगा। लागत, यदि भंडार गृह खर्चा ज़्यादा है तो स्टॉक कम रखा जाएगा, लागत कम है तो स्टॉक ज़्यादा रखा जाए। भंडार गृहों प्रकार, निजी भंडार गृह वही है जिनका संचालन करते व्यवसाय द्वारा संचालन करते हैं, ये प्रभावी नियंत्रण रखते हैं और ग्राहकों को बेहतर सेवा उपलब्ध कराते हैं। बंधन मालक गोदाम, ये गोदाम हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर अवस्थित होता है और सरकार द्वारा स्थापित है। इसमें उस माल को बंधक बनाया जाता है जो दूसरे देशों से आयातित किया जाता है और उस पर आयात कर भुगतान नहीं करने के कारण उनके माल को बंधक के रूप में गोदाम में रखा जाता है। सरकारी भंडार गृह, ये पूर्ण रूप से सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं। सरकार द्वारा प्रबंध एवं सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से करती भारतीय खाद्य निगम। पारंपरिक व्यवसाय एवं ई व्यवसाय में अंतर का आधार है: स्थापना कठिन है, पारंपरिक की इसकी सरल है। स्थापना की आवश्यकता, कच्चे माल स्रोत, बाजार, इसका कुछ नहीं। ग्राहक से संपर्क, मध्यस्थ, ये प्रत्यक्ष संसार की प्रकृति अधिक समय लेता है, ये तुरंत तत्काल। संचालनात्मक ढांचा, ये पद सौंपनीय व्यवस्था के कारण ऊर्ध्वाधर लंबा, ये समतल। अंतर्वैयक्तिक स्पर्श के अवसर बहुत अधिक, इसमें बहुत कम। मानव संसाधन अर्धकुशल या अकुशल भी, इसमें तकनीकी रूप से योग्य होना चाहिए। इसमें लेन देन जोखिम इसमें कम होता है, इसमें ज़्यादा होता है अधिक दूरी पर पसंद न होने के कारण। वैश्वीकरण में आसानी कम होती है, इसमें अधिक होती है। साइबर क्षेत्र सही से में सीमाविहीन है। ई मार्केटिंग, ये इंटरनेट पर वस्तुओं व सेवाओं का समर्थन करने की प्रक्रिया, ये एक प्रत्यक्ष विपणन का नवीनतम रूप है। उपयोगिता लाभ, विज्ञापन करने में खर्चा कम आता है, इसके अधिकतम लोगों तक पहुंच होती है, इसमें लचीलापन होता है, सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध, इसके माध्यम बाजार में लंबी अवधि तक कैंपेन किया जा सकता है, लक्षित ग्राहकों तक पहुंचा जा सकता है, वेब ट्रैकिंग माध्यम से आसान निगरानी की जा सकती है। सभी जगहों पर इंटरनेट को उपलब्ध नहीं है, बात है यही है। बहुत कम लोगों को जानकारी, जोखिम की संभावना बनी रहती है, बिना ब्रांड के उत्पादों का बेचना कठिन होता है। व्यापार नैतिकता, व्यावसायिक नैतिकता, व्यापार नैतिकता मूल्य एवं मानकों के एक ऐसा समूह है जो व्यापार एवं व्यवसाय की गतिविधि नियंत्रित करता है। व्यापार के उद्देश्य सामाजिक दृष्टिकोण, आवश्यक सेवाएं वस्तुएं उपलब्ध कराना, व्यक्तिगत दृष्टिकोण लाभ कमाना। सामंजस्य, यही कि व्यापार नैतिकता, एक व्यापारी निर्णय किस प्रकार नैतिकता अपेक्षित, वस्तु या सेवा के बारे में उचित जानकारी देना, उपभोक्ता वस्तु व सेवा के चयन की स्वतंत्रता देगा, अनावश्यक दबाव नहीं बनाएगा, गुणवत्ता युक्त वस्तु उपलब्ध करवाना, उचित उपलब्ध करवाना। व्यावसायिक नैतिकता तो उच्च स्तरीय प्रबंध की प्रतिबद्धता है। किसी भी व्यापारिक संस्थान में उच्च स्तर के प्रबंधकों को निश्चित रूप से नैतिक नियमों के अनुरूप व्यापार के लिए वचनबद्ध होना चाहिए। सामान्य नैतिक नियमों का प्रकाशन, व्यापारिक संस्थान को अपने कार्मिकों के नैतिक आचरण को निर्धारित करने वाले लिखित में प्रकाशित करना चाहिए। अनुपालन तंत्र की स्थापना, फर्म में नैतिक नियमों के अनुरूप व्यवहार किया जा रहा है यानी इस बात को देखने के लिए विशेष तंत्र की स्थापना होनी चाहिए। व्यावसायिक नैतिकता के लिए कार्मिकों को संगठन की प्रत्येक गतिविधि में सम्मिलित किया जाए ताकि वे नैतिक नियमों के प्रति प्रतिबद्ध हो सके। परिणामों का मापन, कार्य
परिणामों को नैतिक मानकों से मापा जाना चाहिए। निम्नलिखित नैतिक तत्व होने चाहिए: ईमानदारी, अनुशासन, सहायता करने, अभिवृत्ति, समानता, मार्गदर्शन। निगमित नैतिक कॉर्पोरेट नैतिकता, नैतिक मूल्य या मानकों का समूह जो कॉर्पोरेट गतिविधि नियंत्रित करता है। कॉर्पोरेट के उत्तरदायित्व: पहला है कि उपभोक्ता के प्रति जिम्मेदारी, वस्तु गुणवत्ता युक्त व सुरक्षित वस्तु उपलब्ध करानी चाहिए, वस्तुओं की आपूर्ति नियमित हो, वस्तुओं में सत्यता का अंश होना चाहिए, विज्ञापन में सत्यता का अंश होना चाहिए, उपभोक्ता की शिकायत और त्वरित नियंत्रण, कर्मचारियों के प्रति एक उचित वेतन क्षतिपूर्ति समय पर प्रदान करना, अच्छी सुरक्षित कार्य दशाएं, व्यक्तिगत विकास के अवसर। शेयरधारक या निवेशकों के प्रति उत्तरदायित्व: निवेशकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, निवेशों को उचित व नियमित वापसी सुनिश्चित करना, कंपनी की वित्तीय स्थिति के बारे में समय समय पर अवगत कराना, सरकार के प्रति उत्तरदायित्व, कानून का पालन करना, समय पर करों का भुगतान करना, सामाजिक समस्या समाधान में सहयोग करना, समाज के प्रति यही प्रदूषण और पर्यावरण का ध्यान रखना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, आर्थिक स्थिरता प्रदान करना।